नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रदेश 360 की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद के लिए होने वाले चुनाव से पहले प्रदेश का सियासी माहौल फिर से गरमाने लगा है। यूपी विधान परिषद की खाली हो रही 36 सीटों के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है और सपा को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दिलाने के लिए अखिलेश यादव ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे और विधान परिषद चुनाव की तैयारियों को लेकर सपा नेताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने विधान परिषद चुनाव की निष्पक्षता पर शक जाहिर करते हुए यूपी सरकार के खिलाफ बड़ा आरोप लगा दिया। तो विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद के चुनाव को लेकर सियासी पारा उत्तर प्रदेश का चढ़ा हुआ है। सभी कार्यकर्ता, सभी नेता इस बात के लिए कह रहे थे कि चुनाव बिल्कुल फेयर हो और मैं अपील करता हूं, मुझे उम्मीद है कि न केवल कन्नौज बल्कि पूरे प्रदेश का जहां जहां चुनाव होगा बिल्कुल फेयर चुनाव होगा। लेकिन बीजेपी से फेयर चुनाव की उम्मीद करना अपने आप को धोखा देना है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि यहां के अधिकारी निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने गोरखपुर हमले के मुख्य आरोपी अहमद मुर्तजा को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव की मुसलमानों और आतंकवादी से हमदर्दी जग जाहिर है। मुर्तजा का अगर दिमाग ठीक नहीं है तो किसी मस्जिद पर अटैक क्यों नहीं किया। सुब्रत पाठक ने कहा कि मुर्तजा को कठोर सजा मिले। वहीं कानपुर में लॉकर लूट पर कहा कि ऐसी घटना ज्यादातर बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से होती है। दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर पे मुर्तजा नाम के व्यक्ति ने जिस तरीके से वहां पे हमला किया, उसके बाद एटीएस और एसटीएफ लगातार उससे पूछताछ कर रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक। सर, अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया है, चूंकि मुर्तजा के पिता लगातार ये कह रहे हैं कि उसकी दिमागी हालात ठीक नहीं थी, तो अखिलेश यादव ने भी कहा है कि उनके पिता जो कह रहे हैं इस बात की भी जाँच होनी चाहिए। देखो, अखिलेश यादव जी का आतंकवादियों से सीधा कनेक्शन है। अगर आपको ध्यान में होगा तो जिस प्रकार से इन्हें मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला काम यदि इनकी सरकार ने किया था तो आतंकवादियों को छोड़ने का ही फैसला लिया था, जो तो हाईकोर्ट के कारण से वो मामला रद्द हो गया था। और उसके बाद में अभी जिस प्रकार से आपने देखा कि कुछ दिन पहले जो अहमदाबाद में जो फांसी हुई है, तो उसमें जो आतंकवादी जो यहाँ के इनके स्वयं इनके संसदीय क्षेत्र के जो आजमगढ़ के निकले, वो उसका कनेक्शन भी इनके कार्यकर्ता परिवार से है। और निश्चित रूप से इसका भी कनेक्शन अगर धीरे धीरे निकलेगा तो जरूर इनकी पार्टी से कोई ना कोई कनेक्शन निकलेगा। आप देख लीजिएगा, शायद यही कारण है कि आतंकवादियों से इनकी हमदर्दी है। सर, क्या लगता है कि उनके पिता जो कह रहे हैं कि दिमागी हालात ठीक नहीं थे मुर्तजा के, तो इस मामले में जांच होनी चाहिए? दिमागी हालात अगर ठीक नहीं थे तो किसी मस्जिद में जाकर विस्फोट कर देता। वो जरूरी है कि दिमागी हालत ठीक नहीं है तो मंदिर में जाके इस तरीके का काम करेगा, तो इसके मतलब दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है। सर, एक सवाल और है। जिस तरीके से कानपुर में लॉकर के अंदर से लूट का मामला सामने आ रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले बीजेपी वोट की लूट करती थी और लॉकर भी लूट रहे हैं, चाहे कानपुर हो चाहे गाजियाबाद हो। कहीं लोगों का पैसा और कहीं लोगों की संपत्ति सुरक्षित नहीं है। देखो, ये अखिलेश जी का फ्रस्ट्रेशन है। जैसे पहले 5 साल फ्रस्ट्रेशन में रहे, फिर 5 साल पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे। इनको मिलने वाला कुछ है नहीं। और इस प्रकार का आरोप लगाना कितना हास्यास्पद है आप खुद ही समझ सकते हैं। कोई इस प्रकार की घटना हो सकता है, वहाँ का कोई लोकल का कोई कर्मचारी लिप्त होगा। ये भी हो सकता है कि कभी ये भी होता है कि भाई घर में किसी घर में रखा हो, उसकी जानकारी में ना होने पर घर का परिवार का कोई व्यक्ति ले गया हो। शुक्रिया। से बातचीत करने के लिए कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक, जिनका कहना है कि जिस तरीके से मुर्तजा ने गोरखपुर में घटना को अंजाम दिया, अगर उसके दिमागी हालात ठीक नहीं थे तो क्यों नहीं मस्जिद पर जाके वो हमला किया। इसके पीछे कोई ना कोई साजिश और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, दिल्ली। तो एमएलसी चुनाव से पहले गाजीपुर में समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राधे मोहन सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वो अभी भी हालात को समझ नहीं पा रही हैं और अपने नेताओं की बजाय बाहरी नेताओं पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी जिले में सपा संगठन में सीधे तौर पर दखल दे रहे हैं।
उन्होंने जमानिया से सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह पर भी कई आरोप लगाए हैं। हम आपको बता दें कि राधे मोहन सिंह 2009 में गाजीपुर से सपा के लोकसभा सांसद थे। आज मैं समाजवादी पार्टी से उस समाजवादी पार्टी को जिसको मैंने 33 साल तक जिसको आत्मसात किया, जिसके साथ मैं निष्ठा के साथ खड़ा रहा, आज वह समाजवादी पार्टी अफजाल अंसारी के हाथों में चली गई है और सारे निर्णय सिर्फ गाजीपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के सारे निर्णय में आज अफजाल अंसारी के बिल्कुल सहारे है समाजवादी पार्टी। इसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि मुन्ना बजरंगी का जो जेलों में जेल के अंदर जो हत्या हुई थी, उस हत्या को जितना गंभीरता से समाजवादी पार्टी ने उठाया, उतना मैं समझता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं का अगर उतना सम्मान किया होता। एक तरफ मेरा परिवार था, मेरा भाई जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ने द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया, उस परिवार का मैं सदस्य हूँ। मेरे बड़े भाई के मौत के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सांत्वना के एक शब्द नहीं कहा और माननीय मुलायम सिंह जी जब नेता थे समाजवादी पार्टी के, मेरी मां के डेथ करने पर वह हमारे घर तक आए हुए थे। तो आज समाजवादी पार्टी में न तो कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान है, न तो उनकी कोई प्रतिष्ठा है। आज समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों के बीच फंसी हुई है जो सिर्फ उनकी प्रशंसा में लगे हुए हैं, जो उनको सिर्फ जनता का नेता बना रहे हैं, जबकि सत्य यह है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भटक गई है। गाजीपुर में सपा ने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देकर उसे विधान परिषद चुनाव में सपा समर्थित प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिसके बाद मोहम्मदाबाद से सपा विधायक मन्नू अंसारी ने भी कहा है कि गाजीपुर से सपा की जीत तय है। आपको बता दें कि सपा के एमएलसी प्रत्याशी का पर्चा वापस लेने के बाद पार्टी ने निर्दलीय उम्मीदवार मदन यादव को समर्थन दिया है, जिसका मुकाबला भाजपा के विशाल सिंह चंचल से हो रहा है। जनता ने, गाजीपुर की सम्मानित जनता ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर भरोसा जताते हुए गाजीपुर में 7 की 7 सीट ऐतिहासिक वोटों से जिताई है। और हम सारे जनप्रतिनिधि, हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं, हमारे प्रधान, बीडीसी साथी, चाहे सभासद, चेयरमैन, प्रमुख, सब लोग एक जनप्रतिनिधि है। और हम सारे जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं कि एक जो हमारे बीच का एक प्रधान है, बहुत भाग्य की बात है कि एक प्रधान, एक जनप्रतिनिधि खुद चुनाव लड़ा है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको अपना प्रत्याशी बना के भेजा है, मदन जी को। हम लोग सब लोग उनको जिताने में जितना प्रयास किया जा सकता कर रहे हैं और विश्वास है कि जनता और जनप्रतिनिधि हमारा साथ है। इस बार बस्ती मंडल में बीजेपी के लिए एमएलसी का चुनाव अब किसी चुनौती से कम नहीं लग रहा, क्योंकि बस्ती जिले की 5 सीट में से 4 पर सपा के विधायक चुने गए हैं और महज 1 सीट पर बीजेपी के अजय सिंह हरैया विधानसभा सीट से विधायक बने हैं। 4 विधायक बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं। वोटर्स को लुभाने में कहीं बीजेपी पीछे ना रह जाए, तो आज बीजेपी के सांसद हरीश द्विवेदी और राष्ट्रीय मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई और वोटर्स को ये भरोसा दिलाया कि बीजेपी की सरकार में विकास के तमाम काम हो रहे हैं, इसीलिए बीजेपी के उम्मीदवार को जिताना जनता के हित में होगा। विधान परिषद में हमारा आज की तारीख में भी बहुमत ना होने के कारण कभी कभी अड़चनें आती हैं, तो आने वाले समय में हमको बहुमत मिलेगा तो अड़चनें भी दूर होंगी। हम कभी भी क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के बारे में कोई कानून बनाना चाहेंगे, उनको और अधिकार देना चाहेंगे तो उसको आसानी से पास किया जा सकता है। और विधान परिषद का चुनाव अगर बस्ती में हम जीतेंगे। यूपी की जेलों में जल्द गायत्री मंत्र सुनाई देने वाला है। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने गायत्री मंत्र के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि सुबह के वक्त गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, प्रवचन और सत्संग का आयोजन करने पर विचार किया जाए। जेल मंत्री ने इस निर्देश के पीछे तर्क दिया है कि वैदिक मंत्रोच्चार से जेल का वातावरण शुद्ध रहेगा। निर्देश आपने और दिए हैं जेलों में गायत्री मंत्र को लेकर, महामृत्युंजय मंत्र चलाने को लेकर। इसके पीछे मेरा एक रहस्य है कि जहाँ भी कथा भागवत होती हैं और हम लोग, बहुत से लोग सनातन धर्म के मानने वाले हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग तीर्थों में जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि वहाँ का वातावरण में और पहुँचने के बाद, तीर्थों में जाने के बाद, या जहाँ मंत्रों का उच्चारण होता है, जहाँ संत महात्मा
अपने जप करते हैं, वहाँ वातावरण शुद्ध होता है और मानसिक प्रवृत्ति बदलती है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए मैंने कहा है कि 5 से 10 मिनट मंत्र का उच्चारण हो, डेली होगा तो वहाँ के वातावरण में बदलाव आएगा, और बदलाव आएगा तो हम उन कैदियों की मानसिकता बदलना चाहते हैं जो कैदी किसी भी तरह से कोई कुकृत्य करके आए हैं और जेलों में बंद हैं, तो वो भी है तो इंसान ही। हमारी सहानुभूति उनके साथ है कि वो उनकी मानसिक मानोदशा बदले, और बदलने के बाद में वो भी आगे अपने परिवार के साथ जीवन जिए। एक आखिरी सवाल सर, योगा को लेकर भी कुछ निर्देश? हाँ, 21 जून में हमने कहा है कि सभी जेलों में योगा की प्रक्रिया हो। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। यूपी में आज भाजपा स्थापना दिवस पर 9 मंडल और 48 जिलों में अलग अलग जेल में बंद 136 कैदियों को रिहा किया गया है। ये वो कैदी हैं जो जुर्माने की रकम ना चुका पाने की वजह से जेल में रहने को मजबूर थे। एक एनजीओ के माध्यम से 8,75,769 रुपए की रकम जुर्माने के तौर पर जमा करने के बाद 136 कैदियों को रिहा किया गया है, जिनमें से गोरखपुर मंडल के 6 जिलों से 8 कैदी, बरेली मंडल के 6 जिलों से 13 कैदी, आगरा मंडल के 7 जिलों से 22 कैदी, अयोध्या मंडल के 5 जिलों से 10 कैदी, मेरठ मंडल के 5 जिलों से 17 कैदी, वाराणसी मंडल के 4 जिलों से 20 कैदी, कानपुर मंडल के 8 जिलों से 19 कैदी, प्रयागराज मंडल के 4 जिलों से 18 कैदी, जबकि लखनऊ मंडल के 3 जिलों से 9 कैदी रिहा किए गए। दरागरा जेल में बंद भदोही जिले के पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने विजय मिश्रा समेत 8 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। विजय मिश्रा, उसके बेटे, भतीजे समेत कुल 8 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। दरअसल शातिर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देश पर अपराधों की रोकथाम और संगठित अपराधियों के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जिला पुलिस की ओर से विजय मिश्रा सहित उनके करीबियों और अन्य पर संगठित अपराध अधिनियम के तहत गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। लखनऊ में नवरात्र के 5वें दिन जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अपने परिवार के साथ मां चंद्रिका देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता चंद्रिका देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद हवन किया। इसके अलावा मां चंद्रिका देवी मंदिर मेला विकास समिति के अध्यक्ष अखिलेश सिंह चौहान और सदस्यों के साथ बैठक भी। इधर अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में जाकर मुलाकात की। दोनों से शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हैं। तो अनुप्रिया पटेल और उनके पति, जो कि अब योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और दोनों ही से शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हैं। तो पीएम मोदी से अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल ने मुलाकात की। मेरठ में मंगलवार को एक दुर्घटना के बाद फैली अफवाह के बाद समुदाय विशेष के लोगों ने पीएससी के जवानों से मारपीट कर दी और पीएससी की गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए गाड़ी को आग के हवाले करने की कोशिश की। ये घटना मेरठ के खरखौंदा इलाके की है, जहां एक शख्स और उसकी पत्नी को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके बाद इलाके में अफवाह फैल गई कि पीएससी के जवानों ने महिला और उसके पति को कुचल दिया। इसी झूठी खबर के फैलते ही समुदाय विशेष के लोगों ने पीएससी की गाड़ी को घेर लिया और जवानों से मारपीट करने लगे, जिसके बाद पीएससी जवानों को पुलिस चौकी में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। लेकिन भीड़ में शामिल लोग पुलिस चौकी में पीएससी जवानों को खींचने की कोशिश करने लगे। इस घटना के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है और अब अफवाह फैलाने और पुलिस पर हमला करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। देखिए, ये रात की बात है। एक पीएससी का ट्रूप कैरियर जा रहा था कोतवाली क्षेत्र और सिविल लाइन्स क्षेत्र के मध्य से। बाद में पता लगा कि कुछ लोगों ने उसका पीछा किया और ये अफवाह फैला दी कि ये पीछे किसी को एक्सीडेंट करके आया है, जिसमें किसी की मौत की झूठी अफवाह फैला दी और इस बात को लेकर हंगामा किया और अभद्रता भी करी है कर्मचारी के साथ में। इसका संज्ञान मिलते ही पुलिस ने तुरंत ही मौके पर पहुँच के इसमें कार्रवाई करी थी।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति की भी कोई चोट लग के कोई हताहत नहीं हुआ था। ये झूठी अफवाह फैलाई गई थी और चूँकि सड़क पर काफ़ी लोग मौजूद थे, वो उसमें शामिल हो गए घटना में। कुछ पीएससी के कर्मचारियों के साथ में अभद्रता करी, तुरंत ही अभियोग पंजीकृत किया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, शेष के नाम प्रकाश में आ रहे हैं, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई में योगी सरकार की वापसी के साथ ही जिले और शहर अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर का कहर जारी है और ऐसा लग रहा है जैसे इस बार बाबा का बुलडोजर दुगनी रफ्तार से कार्रवाई कर रहा है। यही वजह है कि पूरे यूपी से हर दिन अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त 8 तस्वीरें देख रहे हैं और ये 8 तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि सरकार भूमाफिया के अवैध कब्जे को किस तरह से जमींदोज कर रही है। शहरों के नाम जरूर बदल रहे हैं, लेकिन तस्वीरें कमोबेश एक जैसी ही हैं। जहां पर ये गरजता हुआ बुलडोजर आपको नजर आ रहा होगा और ये बुलडोजर चल रहा है अवैध निर्माण पर, अतिक्रमण पर और कब्जा मुक्त कराई जा रही हैं तमाम जमीनें। मेरठ में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगर निगम की ओर से कैसरगंज घंटाघर वाली वैली बाजार इलाके में अभियान चलाया गया। इस दौरान जिन दुकान मालिकों ने अवैध कब्जे कर रखे थे उन पर बुलडोजर चलवाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ में भी प्रशासन का बुलडोजर पहुंच गया और फिर जो हुआ वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दरअसल घंटाघर जो कि व्यस्ततम मार्केट है मेरठ का, यहाँ पर कुछ दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा था और उसी अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उधर गाजियाबाद में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर बाबा का बुलडोजर चला। यहां लोनी इलाके के कृष्ण विहार में 8 इकाइयों को ध्वस्त कर दिया गया। तो देखिए, न सिर्फ अवैध निर्माण बल्कि ऐसी जगहों पर भी प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर ये बुलडोजर चला है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में ये कार्रवाई की गई है। 8 इकाइयों को ध्वस्त किया गया है। ये 8 इकाई जो कि प्रदूषण फैला रही थी, लोनी इलाके के कृष्ण विहार में कार्रवाई की गई। ग्रेटर नोएडा में डीएमआईसी और डीएफसीसी परियोजना से प्रभावित किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। आज 2 किसान आमरण अनशन पर बैठ गए। दरअसल दादरी के पल्ला गांव में किसान नए भूमि अधिग्रहण की मांग को लेकर विरोध जता रहे हैं। साथ ही सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा, 20% प्लॉट और अन्य मांगों को लेकर लंबे समय से धरना दे रहे हैं। तो ये अवार्ड घोषित कर रहे हैं, ये अवार्ड को मानकताओं के आधार पर ठीक नहीं कर रहे हैं। अवार्ड जो रेट, अगर सर्कल रेट की बात करी जाए, बाजार दर के हिसाब से भी करा जाए तो हमारा कम से कम जो रेट बनेगा वो 8 से 10 हज़ार रुपये बनेगा। और डीएफसीसी में ये पहले भी हमारे इन दोनों गांवों को लगभग 6 हज़ार रुपये प्रति मीटर के हिसाब से दे चुके हैं। जब आबादी नियमावली वहाँ बन सकती है, यहाँ भी बननी चाहिए। तो हमारी मांग है जो मेन ये है, अवार्ड हमारा ठीक होना चाहिए। आरएनआर की सुविधा हमारे पूरे गांव को, जो भी 5 गांव में सबको मिलनी चाहिए। और आबादियों का या तो हमारी छोड़ी जाए या नियमावली जो बनी वहाँ बनी है वो यहाँ बने, हमारी आबादियों को शिफ्ट किया जाए।